यम, ये यन। तो हमें यहाँ गिवन क्या है? गिवन दैट क्या है? ओ एम इज इक्वल टू ओ एन। ओके, तो एम की लेंथ इक्वल है। कहने का मतलब इसको यही कह सकते हैं कि जो ए बी यानी डिस्टेंस, इसको ऐसे भी तो बोल सकते हैं, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी एंड सी डी आर इक्वल फ्रॉम ओ क्या है? सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, सो बेसिकली यही कहा गया है। तो ये हमें गिवन है, हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव ए बी इज इक्वल टू सी डी। इसके पहले वाले थ्योरम में क्या था कि हमें ए बी और सी डी इक्वल दिए हुए थे, हमें प्रूव करना था कि ओ एम एंड ओ एन आर इक्वल। ठीक है, ओ एन बेसिकली है ये हमारा जो सर्किल है, सर्किल के सेंटर से इन दोनों कोर्स का जो है लेंथ, दूरी है डिस्टेंस है। ठीक है, दूरी को वहां पे ये चीज हमें प्रूव करनी थी। यहाँ पे क्या है, हमें बोल दिया गया है कि ओ एम एंड ओ एन आर इक्वल, यानी दोनों जो आपने जो दोनों कोर्स लिए हैं ए बी और सी डी, ये दोनों सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर हैं। ठीक, तो हमें प्रूव करना है कि ए बी और सी डी लेंथ वाइज इक्वल होंगे। तो बेसिकली इसके लिए क्या करते हैं, देखो कहीं पे भी ऐसी कोई चीज होती है तो आपको प्रूव करने के लिए सीधी सी बात है, पहले आपको यही सोच लेना है कि आपको एक ट्राइंगल जो होता है, ये ट्राइंगल प्ले में लाना पड़ेगा। ठीक है, तो ट्राइंगल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ट्राइंगल कैसे बनाओगे? तो देखो, एक ट्राइंगल बनाना है जो कि ए बी कार्ड का कोई एक हिस्सा ले, तो ये क्लियर हो गया। ऐसी यहीं पे एक बगल में ये बना दो। ठीक है, हमारे पास कौन कौन से दो ट्राइंगल हो गए? ये हो गया ट्राइंगल हमारा ओ एम बी, और एक ट्राइंगल क्या हो जाएगा? ओ एन सी। परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिया ही है, तो 90 डिग्री रहेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी ओ बी एंड ओ सी की लेंथ इक्वल है, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी हो जाएगा। ओ बी इज इक्वल टू ओ सी क्या है? ये रेडियस ऑफ द सर्कल। हमें अब देखना, ये चीज में ध्यान देना है कि हमें जब कॉर्ड, यहाँ पे एक थ्योरम है, और तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ये क्या है? रेडियस ऑफ द सर्कल, एंगल ओ एम बी इज इक्वल टू एंगल ओ एन सी, ये है राइट एंगल। क्यों? बिकॉज ओ एम एंड ओ एन आर distance of the chords from center of। ठीक है, और हमें देखो ए बी यहाँ दिया हुआ है, ए बी गिवन है, क्या गिवन है कि जो ओ एम है इज इक्वल टू ओ एन।
ठीक है। तो OM इज इक्वल टू हो गया आपका OM। तो ये भी क्या हो जाएंगे, यूजिंग RHS congruency triangle OMB will be congruent to ट्रायंगल ONC। उसी ऑर्डर में लिखना है, OM इज इक्वल टू ON है तो उसी ऑर्डर में लिख दिए। तो बाई CPCT हमारे पास वी गेट ये हमें मिलता है, क्यों? क्योंकि बिकॉज दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। ठीक है, हमें क्या मिल जाएगा, देखो EMB इज इक्वल टू ENC, EMB इज इक्वल टू ENC। अभी यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है वो पार्शियली प्रूव हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे एक थ्योरम है, इस वो क्या है कि इफ वी ड्रॉ perpendicular from the center of the circle at a chord, then chord is bisected by the line। ठीक, कहने का मतलब क्या है कि ये सर्किल है, इसमें कोई कॉर्ड है, ये सेंटर है, सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। ठीक है, तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है। तो ये थ्योरम हमें यूज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये हम पहले वाले प्रीवियस जो थ्योरम से उसमें कर चुके हैं। तो इसका मतलब क्या है कि यहीं पे जब हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था तो यहीं पे एक चीज और डेवलप भी है हमारे पास, और क्या है कि M एंड N आर मिड पॉइंट्स ऑफ chord AB एंड CD। ठीक ना, तो इससे क्या हो जाएगा कि AM इज इक्वल टू EMB और CN इज इक्वल टू EMD। ठीक है, अब देखो हमें अभी क्या मिल गया कि AM इज इक्वल टू EMB है और CN इज इक्वल टू EMD है, या इसको लिख सकते हैं AB बाई 2, इसको लिख सकते हैं CD बाई 2। अब देखो हमें यहाँ दिख गया है EMB और NC इक्वल है, तो EMB इज इक्वल टू हम लिखेंगे AB बाई 2 और ENC इज इक्वल टू हम लिखेंगे CD बाई 2। ये दोनों इक्वल है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो AB अपॉन 2 इज इक्वल टू CD अपॉन 2, दोनों साइड में 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा AB इज इक्वल टू CD। हेंस ठीक है, तो ये रहा हमारा वो थ्योरम। तो एक बार समझ लो, हमें प्रूव क्या करना था कि अगर सेंटर से, ये जो हमारा सेंटर है, ठीक है, ये हमारा सेंटर है, सेंटर से ये जो दो कॉर्ड हैं जैसे ये AB और CD इक्विडिस्टेंट है, तो डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर लिया जाता है। तो इक्विडिस्टेंट का मतलब क्या हो गया कि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस इक्वल है। कहने का मतलब क्या होगा कि हमें OM इज इक्वल टू OM गिवन है। ठीक है ना, तो वो गिवन है, तो हमें प्रूव क्या करना है कि AB और CD इक्वल होंगे। कहने का मतलब इक्विडिस्टेंट कॉर्ड इन ए सर्कल आर इक्वल इन देयर लेंथ। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या किया, AB एक कॉर्ड ड्रॉ किया है, ये AB हो गया, ठीक, और ये हमारा CD हो गया, ओके, CD हो गया और ये AB हो गया, ये परपेंडिकुलर है, ये इस पे परपेंडिकुलर है, इक्वल है। देखो ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस एक पॉइंट है, तो OB और OC इक्वल होंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे इन दोनों ट्राइंगल में देखोगे तो ये इसके इक्वल हो गया और ये हमें गिवन है, ये इक्वल है, ठीक है। तो हम आरएचएस वाला जो रूल है कॉन्ग्रुएंसी का, उसका यूज करके इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होगी सबको मालूम है दो किन्हीं भी दो ट्राइंगल है, कोई भी शेप अगर एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स भी जो रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं उसके, जैसे किन्हीं भी दो ट्राइंगल के बीच में अगर कॉन्ग्रुएंसी प्रूव होती है तो उसमें 3 साइड्स होती हैं और 3 एंगल्स होते हैं। हम मिनिमम जो 3 रिक्वायर्ड उसमें चीजें होते हैं, सच एज साइड हो, एंगल हो, उनका कॉम्बिनेशन लेकर प्रूव करते हैं तो बाकी के 3 ऑटोमेटिकली बाद में वो इक्वल हो जाता है, लेकिन करस्पॉन्डिंग एंगल या करस्पॉन्डिंग साइड से इक्वल होते हैं, ठीक है। तो आरएचएस इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे और फिर उनके जो करस्पॉन्डिंग साइड होंगे एमबी और एनसी भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। एमबी और एनसी इक्वल हो जाएंगे तो हमको पहले से मालूम है कि कोई भी कॉर्ड ले, ठीक है, कोई भी कॉर्ड है, अगर ये कॉर्ड है और अगर इससे सेंटर से इसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, तो इसको इक्वली बाइसेक्ट करता है, ठीक। तो उस हिसाब से क्या हो जाएगा कि जो एम बी होगा और ए एम दोनों इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ए एम बी के इक्वल, ए एम सी एम डी के इक्वल। और अभी हमने क्या पाया कि एम बी क्या है, इक्वल है ए एम सी के, और एम बी क्या हो गया आपका ए बी बाई 2 और एम सी क्या हो गया सी डी बाई 2। तो अपना ए बी और सी डी इक्वल हो जाएंगे, यही प्रूव करना था, ठीक है। तो अगर मैंने रिकैप भी करा दिया। अब क्या है, लॉन्गर कॉर्ड इज क्लोजर टू सेंटर, तो हमें ये प्रूव करना है जो कॉर्ड लंबा होगा वो सेंटर के ज्यादा करीब होगा। अभी जो हमने एक रेस्टोरेंट कॉर्ड और एक उसको इसने एक और तरीके से किया है, जैसे देखो अप्रोच करने का तरीका लग रहा होगा, जब इन थ्योरम को सोचने से ठीक है। जैसे उसमें ये ए बी हो गया, ये ओ एम हो गया, ये सी डी हो गया, ए एम हो गया। हमने परपेंडिकुलर लिया तो यहाँ पे पहले जान लो ए एम सी और ए एम डी इक्वल होंगे, एम बी और ए एम इक्वल होंगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमने ऑटोमेटिक ले लिया है कि ये इसके इक्वल है, क्यों, हमें पहले से मालूम है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एम, क्योंकि गिवन ही है कि इक्वल डिस्टेंट कॉर्ड है। और हमें ये भी हो गया कि ओ सी इज इक्वल टू ओ बी, ठीक है। तो देखोगे आप ये दोनों ट्राइंगल, जो ट्राइंगल हैं हमारे, ट्राइंगल ओ एम बी एंड ट्राइंगल ओ एम सी, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो एम बी ट्राइंगल ओ एम बी एंड ओ एम सी राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, तो हम सीधे से पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, आपका पाइथागोरस थ्योरम में ये होता है कि अगर कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ऐसे ए बी सी, तो इसे हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो इसमें जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो ए बी स्क्वायर, जो बाकी के दो साइड्स होते हैं उनके स्क्वायर के इक्वल होता है, ठीक है। तो सेम वही यहाँ हम भी लगा सकते हैं, ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ बी स्क्वायर, ठीक है। और दूसरे वाले ट्रायंगल में क्या हो जाएगा कि ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर, ठीक है। हमको मालूम है वो भी उसी इक्वल है तो उनके स्क्वायर भी इक्वल हो जाएंगे, ठीक। तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, देन ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर भी हो जाएगा। तो हम उनके लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं ओ एम स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर प्लस एन सी स्क्वायर। हमको पहले से मालूम है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ एन है, तो ओ एम स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो अगर हम ओ एम स्क्वायर माइनस ओ एन स्क्वायर इस साइड में ले आए और एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर करें तो ये दोनों कैंसिल होकर जीरो हो जाएंगे। ये हो जाएगा एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू एन सी स्क्वायर, तो
किसी के नहीं का अगर स्क्वायर इक्वल है स्क्वायर रूट भी इक्वल होगा, एम बी इक्वल टू ऐसे हो जाएगा, ठीक है। और हमको मालूम है कि एम बी क्या है, वो ए बी बाई 2 है और एम सी क्या है, सी डी बाई 2 है। तो इससे हमारा ए बी इक्वल टू सी डी आ जाएगा, ठीक है। तो ये तरीका है प्रूफ करने का। अब हमारा जो अगला थ्योरम है वो ये है कि जो लॉन्गर कॉर्ड होते हैं, एक बार इसको मैं बेसिकली एक आइडिया दे देता हूँ। लॉन्गर कॉर्ड क्या बोला है इसमें, लॉन्गर कॉर्ड इज क्लोजर टू सेंटर। तो ये प्रैक्टिकली ऐसे भी आप बनाओगे अगर देखोगे तो देखो, मान लो हमने एक कॉर्ड ये बनाया, फिर एक कॉर्ड ये बनाया, फिर एक कॉर्ड ये बनाया, ये सारे कॉर्ड हम बनाते चले जा रहे हैं, ठीक। तो हमारा सेंटर एक्चुअली यहाँ आ रहा है, ठीक है। देखना कि जो ये वाला कॉर्ड है ये छोटा है, जैसे ही हम थोड़ा सेंटर की तरफ बढ़े, सेंटर हमारा ये है, तो ये वाला कॉर्ड थोड़ा उससे बड़ा हो गया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। सबसे बड़ा कॉर्ड जो होता है मैंने पहले बताया था, जो सेंटर से होकर निकलता है, और उसे एक चीज और बोलते हैं डायमीटर। मैंने बोला था ये क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ एनी सर्कल, ठीक है ना। और ये इससे बड़ा कोई कॉर्ड हो ही नहीं सकता। और सबसे जो स्मार्टेस्ट होता है वो एक पॉइंट होता है जो कि उसकी सर्कमफेरेंस का होता है। लेकिन ये देखने पे चलो ठीक है, फिजिकली हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमें दिख रहा है कि जो कॉर्ड जैसे जैसे हम सेंटर की तरफ मूव करते हैं तो कॉर्ड की जो लेंथ होती है बढ़ती जाती है, मैक्सिमम कहाँ तक जाती है, उसके डायमीटर तक। और फिर जैसे डायमीटर के आगे हम एक्सटेंड करते हैं तो अगेन कॉर्ड जो है छोटी छोटी चली छोटी होना स्टार्ट हो जाती है और फिर एक पॉइंट पे जाके खत्म हो जाती है। देखो, एक पॉइंट से यहाँ स्टार्ट किया, ये पहला कार्ड बना, ये दूसरा बना, ये तीसरा, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, बहुत बना सकते हैं लेकिन मेरे लिए यहाँ पे फिजिकली पॉसिबल नहीं है। एट्थ, और ये आपका हो गया डायमीटर ही, जिसे आप नौवां बोल सकते हैं, लार्जेस्ट हो गया। और फिर ये 10th, 11, 12, 13, 14, 15, 16, और ऐसे से फिर हम एक डॉट पे जाके सिमट जाएंगे, ठीक है। लेकिन हमें ये थोड़ा थ्योरम टाइप से इसे प्रूव करके दिखाना है, ठीक है। ऐसे नहीं कि हमें दिखने में दिख रहा है कि हाँ जैसे जैसे हम सेंटर के करीब जा रहे हैं तो कॉर्ड की लेंथ जो होती है बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो इसको प्रूव कैसे करेंगे, तो हमें क्या लेना पड़ेगा, एक दो कॉर्ड्स लेने पड़ेंगे। ये उसमें से जो है हमें पहले से ही ऐसे नॉन दो कॉर्ड्स लेने पड़ेंगे जो कि एक दूसरे से, पहला वाला बड़ा है तो दूसरा वाला छोटा है, फिर उन दोनों का जो डिस्टेंस है सर्किल से वो हम प्रूव करेंगे क्योंकि डिस्टेंस भी वेरी करते हैं, ठीक है। तो ये चीज ऐसे दिखानी पड़ेगी, ठीक। तो एक कॉर्ड हमने ले ली है और एक कॉर्ड ले ली हमने थोड़ी बड़ी ले ली, ये इसका एग्जैक्टली सेंटर हो गया।
और यहाँ से इसका परपेंडिकुलर एक ड्रॉ करना है, यहाँ से एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉ करना है। ये सी डी ए बी, इसे बोल दो पी क्यू। अब देखना यही है, ध्यान देना है कि हमने वी हैव टेकन टू कोड्स दैट इज ए बी एंड सी डी such that CD is greater than AB। तो हमें क्या थ्योरम में हमें ये बोला है कि जो लॉन्गर कॉर्ड होती है दैट आर नियरर टू द सेंटर, ठीक है। तो अगर CD लॉन्गर है AB से, इसका मतलब CD सेंटर के करीब भी होना चाहिए। तो ये कैसे प्रूफ होगा, हम ये कैसे प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो ऐसे प्रूफ करेंगे, नियरर का मतलब क्या होना चाहिए कि OQ शुड बी शॉर्टर देन OP, ठीक है ना, तभी तो नियर हो जाए। तो थ्योरम यही है, जितना बड़ा कॉर्ड उतना ही सेंटर के करीब। तो लॉन्गर द कॉर्ड नियरर द या शॉर्टर द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉन्गर वाला यहाँ पे लिख दिया है कंडीशन, और उनकी जो डिस्टेंस है सेंटर से वो शॉर्टर हो जाएगी। तो हमें ये ध्यान देना है कि हमें OQ इज लेयर देन OP दिखानी है, ठीक ना। ठीक है, एक लाइन यहाँ से आउट ड्रा करना पड़ेगा यहाँ पे, और मिक्स ना हो तो हम थोड़ा इधर खींच लेते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, ये हमको प्रूव करना है। अगर मैं रिफ्रेश बना देता हूँ इसका, कि भूमिका क्या रहेगी। देखो, हमें ये एक चीज मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे OC हो गया और OA हो गया, ये एक्चुअली क्या है, ये रेडियस है, ठीक ना। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि OC और OA तो इक्वल होंगे, ठीक है ना। और यूजिंग ए थ्योरम, कौन सा थ्योरम, कि अगर किसी सेंटर से किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो उसे बाइसेक्ट करती है, ठीक है। वी कैन से दैट OP is perpendicular if at AB, then it will bisect AB, ठीक ना। तो बाइसेक्ट करेगा, तो कहने का मतलब इससे क्या पता चलता है कि AP इज इक्वल टू PB हो जाएगा, इज इक्वल टू AB बाई 2। सिमिलरली हम बोल सकते हैं कि OQ इज परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ CD, तो वो भी क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाई CQ इज इक्वल टू QD, ठीक है। तो यहाँ इसको नोटेशन दिखा दो आप, ऐसे 3 डॉट कर दो, इसके इक्वल हो जाएगा, इसके, और ये सिंगल सिंगल दिखा दो कि इसके इक्वल हो जाएगा, ठीक ना। अब हम पाइथागोरस यूजिंग पाइथागोरस theorem in triangle OAP and triangle OCQ,
क्यू। तो ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ओ पी स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर। पहला लेके चलते हैं, और इस वाले में क्या हो जाएगा, बना भी देता हूं मैं। तो ये हो गया ओ पी ए, ये हो गया ओ सी क्यू। ठीक है, तो इस इधर हो जाएगा आपका ओ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ पी स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। ठीक है, तो ओ ए स्क्वायर और ओ सी स्क्वायर। अब ध्यान देना कि ओ ए इज इक्वल टू ओ सी, ये हमारा रेडियस ऑफ द सर्किल है। इसका मतलब ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर हो जाएगा। देखो ये हो गया ओ ए, ये आपका हो गया ओ सी, रेडियस है ना, तो ये इक्वल हो जाएंगे। तो इसका मतलब इनका जो ये राइट हैंड साइड वाला पार्ट है ये भी इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब दिस इंप्लाइज RHS of both will also be equal। तो फिर लिख देते हैं कि OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है आप लोगों को। यहाँ देखो हमने पहले ले रखा कि CD इज ग्रेटर देन AB, तो हमने पहले ही लिख लो यहाँ पे कि वी हैव टेकन दैट, कौन सा बड़ा है कोड, CD इज ग्रेटर देन AB। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आपको ग्रेटर के केस में क्या होता है कि जान लो, CD अगर AB से ग्रेटर है तो CD का मान लो ऐसे समझो कि अगर 10 इज ग्रेटर देन 6 है, तो इसको अगर 2 से डिवाइड करोगे तो 3, ये हो जाएगा 5, तो 5 इज ग्रेटर देन 3 होगा ना। तो कहने मतलब क्या है, जहां पे भी इक्वल के अलावा ग्रेटर या लेस देन का सिंबल बीच में आता है, अगर आप दोनों साइड को किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड करते हो तो ये जो आपका इक्वेशन होता है ना, ये चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड या मल्टीप्लाई करोगे तो ये रिवर्स हो जाता है। ध्यान देना आपको, आप लोगों को। ठीक है, जैसे देखो -1 इज ग्रेटर देन -2 होता है, लेकिन बहुत साइड अगर आपने -2 से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2, और ये क्या हो जाएगा 4, तो रिवर्स हो जाता है। लेकिन अगर आपने दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किए तो -2 हो जाएगा, ये -4 हो गया, तो ये जो आपकी इक्वेशन है सेम रहती है। तो कहने मतलब क्या है, कहीं पे भी ग्रेटर देन या लेस देन का बीच में साइन है, और अगर दोनों साइड में आपने इक्वेशन के दोनों साइड में अगर किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया या मल्टीप्लाई किया तो इक्वेशन सेम रहता है, और अगर आपने मल्टीप्लाई किया किसी नेगेटिव नंबर से या डिवाइड किया किसी नेगेटिव नंबर से तो इक्वेशन चेंज हो जाती है, ये ध्यान देना। तो हमने क्या किया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड किया। अब CD इज ग्रेटर देन AB, तो CD का हाफ क्या होता है, यहाँ इक्वेशन में देखो, CD का हाफ हम ले सकते हैं CQ, ये है ना CD, तो CD का हाफ हम ले सकते हैं CQ। CD का हाफ आपका हो गया CQ इज इक्वल टू CD हाफ, और AP क्या हो जाएगा आपका, AB का हाफ। ठीक है, तो ये हो जाएगा CQ इज ग्रेटर देन AP। तो इसका मतलब अगर इनका स्क्वायर करेंगे तो CQ स्क्वायर इज ग्रेटर देन AP स्क्वायर होगा। ठीक है ना, क्यों, क्योंकि अगर 2 इज ग्रेटर देन 1 है तो 2 का स्क्वायर एंड 1 का स्क्वायर, ये हो गया 4 इज ग्रेटर देन 1 होगा ना। या फिर 3 इज ग्रेटर देन 2 है तो इनका स्क्वायर 9 इज ग्रेटर देन 4 होगा ही, तो वैसे ही ये भी है। तो अब इन इक्वेशन में देखो, हमको मिल गया CQ यानी ये और AP। ठीक, आपको इक्वेशन मिला है यहाँ इक्वल का, OP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ देखो हमें एक रिजल्ट मिला है
कि यहाँ इक्वल का साइन है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट वी हैव फाउंड दैट CQ स्क्वायर इज ग्रेटर देन AP स्क्वायर। ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा आपको समझना जरूरी है कि ये जो है ये AP स्क्वायर से बड़ा है। तो इसको मैं ऐसे समझाता हूँ कि सपोज कर लो कि किन्हीं भी दो नंबर का सम इक्वल कैसे होता है। देखो जैसे हमने किया 3 + 2 5 हुआ, तो हम इसको लिख सकते हैं 4 + 1 5। ठीक है ना, 5 समझ में। तो दोनों को ऐड करने पे तो 5 5 आ रहा है, लेकिन क्या इंडिविजुअली दोनों इक्वल है? नहीं है। ठीक, तो यहाँ देखोगे कि अगर 4 ये 3, ठीक है, ये इधर 3 है इधर 4 है, तो 4 देखोगे क्या है, ग्रेटर देन 3 है, तो जो 4 के साथ अगला नंबर 1 वो क्या हो जा रहा है, वो लेस देन 2 हो जा रहा है। ठीक है ना, इस चीज को ऐसे ही समझना पड़ेगा। तो ये थोड़ी प्रैक्टिकल की चीज है, आप लोगों को थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर कोई दो नंबर है, जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, जैसे हो गया 10 + 3 13 हुआ, और 13 को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 8 + 5। अब देखना गौर से कि जो हमारा ये 10 है, ये 8 से 10 इज ग्रेटर देन 8 है, लेकिन अगर 10 के साथ जो 3 है फिर क्या हो जा रहा हो, तो 3 इज लेस देन 5। तो हर हाल में एक चीज जानो कि ये जो हमारा इक्वल साइन है, इक्वल साइन के इस साइड में अगर कोई नंबर अगले साइड के दूसरे नंबर से ग्रेटर है, तो दूसरा वाला 100% उससे स्मॉलर हो जाएगा। ठीक है, कोई भी एग्जांपल आप ले लो, जैसे मान लो 100 + 25 होता है 125, और इसको हम ले लेते हैं ये भी 125 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये नंबर इस नंबर से ग्रेटर है, तो क्या ये वाला नंबर इस वाले नंबर से ग्रेटर है? नहीं ना, स्मॉलर हो जाएगा। ठीक, यहाँ पे वही है। यहाँ देखो, यहाँ पे हमें दिया है कि OP स्क्वायर + AP स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर + QC स्क्वायर। इसको स्क्वायर स्क्वायर देकर कंफ्यूज नहीं होना, बस ये जान लो कि कोई न कोई नंबर होगा, और हमें क्या है, QC स्क्वायर AP स्क्वायर से बड़ा है। यहाँ देखो हमने निकाला है, तो QC स्क्वायर AP स्क्वायर से बड़ा है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये जो आपका नंबर है इस नंबर से बड़ा है, तो जाहिर सी बात इसके साथ वाला जो ये नंबर होगा इस नंबर से छोटा होगा। देखो इसी यही ऊपर वाले के हिसाब से देखो, 114 इज ग्रेटर देन 100, कैरो 25 से भी ग्रेटर है। ठीक है, किसी से भी लोगे, चलो 114 ले लो, 25 से ग्रेटर है, तो 11 देखोगे क्या हो जाएगा, 100 से छोटा हो जाएगा, या 114 ग्रेटर देन 100 लोगे तो 11 क्या हो जाएगा, 25 से स्मॉलर हो जाएगा, तभी तो इक्वेशन बैलेंस होगा। सीधी सी बात है कि आपके एक जा रहे हैं, दो जा रहे हैं, इस जार की कैपेसिटी 6 लीटर है, इस जार की कैपेसिटी 7 लीटर है, 13 हुआ। तो इसको हम इस जार की कैपेसिटी 10 है, इस जार की कैपेसिटी 3 है, इक्वल हुए ना दोनों। ठीक है, लेकिन देखोगे कि जो ये जार है ये इससे भी बड़ा है, इससे भी बड़ा है, लेकिन क्या ये जार इन दोनों में से बड़ा है? किसी से नहीं है। ये छोटा होगा ना, तभी तो बैलेंस करना पड़ेगा, तो वैसे ही है। तो यहाँ पे यही है कि QC स्क्वायर जो होगा वो ग्रेटर देन AP स्क्वायर होगा। इसका मतलब दूसरा कंडीशन क्या हो जाएगा, उसी के साइड वाला, कि OQ स्क्वायर विल बी लेस देन OP स्क्वायर। OP क्या है, ये देखो OQ ये है और OP ये है।
ओ क्यू स्क्वायर लेस देन ओपी स्क्वायर हो गया तो ओ क्यू लेस देन ओपी हो जाएगा। ओ क्यू क्या है, ये डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड सी डी फ्रॉम सेंटर, और ओपी क्या है, डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड ए बी फ्रॉम सेंटर। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि जो आपका सी डी है, इसका मतलब अगर ओ क्यू लेस देन ओपी हुआ दैट मीन्स सी डी इज nearer to center than AB। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ गया होगा विजुअल समरी। देखो ये बोला था अगर डायमीटर है, डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है, और चूंकि वो डायमीटर ही हो जाता है उसके वो सेंटर से ही उसके पास होती है, तो सेंटर से उसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है, डिस्टेंस जैसे जैसे लेंथ बढ़ती है डिस्टेंस जो होती है कम होती जाती है। कि पहले पॉइंट हुआ ये सबसे सेंटर से इसकी जो डिस्टेंस होगी सबसे लॉन्गेस्ट होगी, इतना जान लो। अगर कॉर्ड की लेंथ स्मॉलेस्ट द कॉर्ड लार्जेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, ठीक है, और लॉन्गेस्ट द कॉर्ड क्या आ जाएगा, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम ओ। ठीक है, तो मैंने पहले बोला था कि जो डायमीटर होता है आपका वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, और चूंकि ये सेंटर से ही पास होता है, ठीक है, तो इसका जो डिस्टेंस हो जाता है 0 हो जाता है। ठीक है, तो बोल सकते हैं डायमीटर जो होता है इज लॉन्गेस्ट कॉर्ड एंड passage through center of the circle, so distance become 0। क्यों? क्योंकि उससे परपेंडिकुलर उसमें ड्रॉ कर ही नहीं पाओगे क्योंकि सेंटर से ही होके जा रही है। एक चीज इसमें और दिया है, ये हो गया, इसका हो गया। यहाँ दिया गया है कि बोथ सर्कल्स आर, मैंने बोला था कंग्रुएंसी में होता क्या है कि अगर दो शेप आपस में कंग्रुएंट है तो हम उसे एक दूसरे के ऊपर रखेंगे तो सुपर इम्पोज हो जाते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, अगर इन दोनों सर्कल को आप कंग्रुएंट बोलोगे तो ये हो गया आपका ओ ए, ये हो गया बी सी डी, हम बोल सकते हैं कि इनके रेडियस भी क्या है, इक्वल है। तो बोला है कि दो कॉन्ग्रुएंट सर्किल के जो कोर्स होते हैं पी क्यू आर एस, ठीक है, ये कॉन्ग्रुएंट है, तो बोल दो कि ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू आर। तो उसमें बोला है कि अगर दोनों कॉन्ग्रुएंट सर्किल हैं और उनके जो कोर्स हैं, इफ पी क्यू इज इक्वल टू आर एस देन ये एम हो गया, ये एन हो गया। if PQ is equal to RS then OM is equal to OM होगा। इसमें कुछ करना ही नहीं है, इसमें ज्यादा इसमें दिमाग लगाना नहीं, क्योंकि दोनों सर्किल कॉन्ग्रुएंट है, जिसका मतलब ये मान लो कि जो सर्किल ये है वही सर्किल ये भी है, और किसी एक अगर वही सेम सर्किल बस उसकी क्लोन हमने बना दिया, ठीक है, एग्जैक्टली कौन है, तो दोनों सर्किल के रेडियस इक्वल है, दोनों में जो हमने PQ और RS दो जो कॉर्ड खींचे हैं वो भी इक्वल है, ठीक है,
तो जब कॉर्ड इक्वल है, सर्किल इक्वल है, तो जाहिर सी बात है कि उसका जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा वो इक्वल होगा ही, क्योंकि इससे पहले हमने प्रूव कर ही लिया है कि अगर जो है कोई सर्किल है उसमें जो कॉर्ड्स होते हैं इक्वल कॉर्ड्स, ठीक है, उनकी जो लेंथ होती है सेंटर से इक्वल होती है, ठीक। तो बस यहाँ पे हमने एक ही सर्किल के अंदर दो कॉर्ड नहीं बना के सेम वही सर्किल की एक कॉपी बनाई है, उसमें एक कॉर्ड और बना दिया, ठीक है। खैर इस कॉर्ड की पोजीशन आप बदल सकते थे, जैसे एक कॉर्ड और यहाँ खींच सकते हो, ठीक है। तो मान लो ये हो गया आपका एक्स वाई, और हमें गिवन है कि एक्स वाई इज इक्वल टू आर एस, तो एक्स पे परपेंडिकुलर आया क्या, जेड, ओ जेड, तो हम बोल सकते हैं कि ओ जेड इज इक्वल टू ओ एम होगा, और ये किसके इक्वल होगा, ओ एम के इक्वल होगा, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, यहाँ इसी सर्किल में देख लो कि अगर एक्स वाई इज इक्वल टू आर एस है, और हमें पहले से मालूम है कि पी क्यू इज इक्वल टू आर एस है ही है, तो इसका मतलब पी क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई हो गया। अब पी क्यू अगर एक्स वाई दोनों कोड इक्वल हो गए हैं, तो अभी हमने प्रूफ किया ही है कि ओ एम इज इक्वल टू ओ जेड हो जाएगा, अभी हम ओ एम इज इक्वल टू ओ जेड हो जाएगा, ठीक है। और ओ एम हमको मालूम है किसके इक्वल है, ओ एम के इक्वल है, तो ओ एम ओ जेड तीनों इक्वल हो जाएंगे, इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। देखो, in a given circle or congruent circle equal chords are equidistant from the center, long chord shorter distance, जितना बड़ा chord बनेगा वो सेंटर के उतना ही करीब होता जाएगा, और chord जितना छोटा होगा उतना ही उसके सेंटर से दूरी बढ़ती जाती है। तो मैंने प्रैक्टिकली और ऐसे भी करके दिखा दिया था। आर्क्स जो होते हैं सर्किल पे, आर्क्स क्या होता है, डिफाइनिंग एन आर्क, ए कनेक्टेड पोर्शन ऑफ सर्किल बिटवीन टू पॉइंट, कोई भी दो पॉइंट ले लो, ये दो पॉइंट ले लिया, इन दोनों को मिला दिया तो यही आर्क होता है, ठीक है। और इसके बीच में एक स्ट्रेट लाइन खींच दिया, इस आर्क से रिलेटेड वो कॉर्ड बन जाता है। ये बेसिक है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने अभी देखो, मैंने बोला था कि जो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है वो डायमीटर होता है, तो देखो डायमीटर यहाँ पे आपको ए भी दिख रहा है, ठीक है। इससे जो आपका जुड़ा हुआ कॉर्ड आर्क होगा कौन सा होगा, वो ए भी हो सकता है, ए भी इस साइड का और इस साइड का भी हो सकता है कि नहीं। जैसे मैंने अभी बोला कि ये सर्किल है, सर्किल में कोई दो पॉइंट ले लिया तो आर्क हो गया, और मैंने अभी और उसी से जुड़ा हुआ एक कॉर्ड हो गया, तो ये भी एक कॉर्ड हुआ, तो इसका आर्क कौन सा हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये आर्क हो जाएगा, ठीक। लेकिन जब डायमीटर वाला केस आता है तो डायमीटर के लिए ये भी आर्क हो गया, इधर वाला भी आर्क हो गया, क्योंकि डायमीटर सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होती है किसी सर्किल की, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना है। अभी माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है, वो मैं बताता हूँ। ये हुई सर्किल, ये है सेंटर। अभी हमने यहाँ छोटा सा आर्क लिया, इसको बोलते हैं ए बी। आर्क का मतलब कि आपको इसी पे लेना है, ये हो गया आपका ए बी आर्क, ठीक है। तो माइनर आर्क तो जो ये ए बी हो गया, ये आपका माइनर आर्क हो गया। लेकिन देखने वाले के नजरिए के ऊपर है, आपको मालूम होना चाहिए। कोई देखने वाला कहेगा मैं सर यहाँ से तो नहीं देख रहा हूँ, मैं इसको इस साइड से देख रहा हूँ, तो मेरे लिए यहाँ से लेके, क्योंकि भाई सबका अपना अपना परसेप्शन होता है, तो कहेगा मैं इधर से देख रहा हूँ तो मेरे लिए तो आर्क ए दिख रहा है, ठीक। तो उसके लिए भी आर्क, इसको बोलो आर्क ए बी। जब यहाँ से देखा तो माइनर हुआ, और जब इस साइड से देखेगा तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, मेजर आर्क, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से कि माइनर मेजर आर्क क्या होता है। माइनर में शॉर्टर पाथ लेते हैं, मेजर आर्क में लॉन्गर पाथ लेते हैं, ठीक है। अब देखो देखने वाली बात है, अब यहाँ से मैंने पहले बोला था स्मॉलर और स्मॉलर वाली बात हो गई। अब इन दोनों को ऐसे मिलाओगे, ठीक है, तो कॉर्ड तो एक ही बनेगा, आर्क अलग अलग हो गए लेकिन कॉर्ड एक ही बनेगा, वो क्या बनेगा, ए बी। और यहाँ से
इसके सेंटर पे अगर कोई बनाओगे एंगल तो ये बनेगा एंगल। तो देखो अब इस केस में एंगल के केस में अलग अलग हो जाएगा। इसको मैं राइट पॉइंट से करना था मुझे। ये देखो जब ये माइनर आर्क एंगल सेपरेट करेगा जो कि हमें नीचे से देख रहे हैं तो हमें सेंटर पे ये एंगल बनता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो बंदा इधर से कहेगा कि मैं मेजर आर्क वाला हिस्सा ले रहा हूँ तो उसके लिए जो एंगल ए बी द्वारा सेपरेटेड हो जाएगा वो ये हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना है। और हमें एक बात मालूम होनी चाहिए कि किसी भी एक पॉइंट पे जो टोटल एंगल होता है वो कितना होता है 360। तो अगर ये थीटा डिग्री है और ये अल्फा हुआ तो यहाँ हम बोल सकते हैं थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 360। देन अल्फा इज इक्वल टू हो जाएगा 360 माइनस थीटा। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि कोई आर्क है, अगर माइनर आर्क सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड करती है तो जो मेजर आर्क रहेगा वो जस्ट 360 माइनस थीटा एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, ये बिल्कुल वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे किसी एक स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है और फिर अब एंगल हम इधर से मेजर करते हैं राइट टू लेफ्ट और फिर बाकी जो अदर हाफ होता है उसमें भी ये 180 डिग्री होता है और दोनों को जब ऐड कर देते हैं तो कितना हो जाता है 360 डिग्री हो जाता है। ठीक है, हमने देख लिया माइनर आर्क क्या होता है, मेजर आर्क क्या होता है। अब क्या बोला है थ्योरम 9, एंगल एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल एट सर्कमफेरेंस। उसने क्या बोला है कि अगर ये एडी एक आर्क है तो इससे जो एंगल हमने सेंटर पे बनाया कौन सा एंगल, ये एंगल, और इसी आर्क से जो हमने सर्कमफेरेंस पे एक एंगल बनता है सेकंड होता है ये। ठीक है, तो अगर ये थीटा है तो 2 थीटा होगा। ठीक है ना, ये हमारा थ्योरम है और इसे ही हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो एक बार ये थ्योरम पढ़ लो। द एंगल subtended by an arc at the center is double the angle subtended by the arc at any point on the circle outside the arc। ठीक ना, आउटसाइड द आर्क का मतलब ये है कि देखो ये जो आर्क है एबी एडी सॉरी तो इधर भी बना सकता है इस एंगल। तो जान लो ए भी अगर ये 2 थीटा हुआ तो ये भी थीटा ही होगा, या ऐसे लोग मतलब पॉसिबिलिटी बहुत है उसके सर्कमफेरेंस पे एंगल बनाने के। बस ये जान लो उसका बेस यही आर्क होना चाहिए या एक कॉर्ड। ठीक ना, तो ये देखना है। तो इसको हम लोग ये हो गया ये हो गया हमारा बी। हमें प्रूव क्या करना है कि जो ए बी माइनर आर्क है इससे सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होता है, ठीक है, और इस पे जो एंगल हमें प्रूव यही करना है एक्चुअली कि अगर ये मान लेते हैं हम थीटा है तो ये 2 थीटा होगा। क्या होगा मतलब इसी सेम जो आर्क है इसी सेम आर्क से जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल है किसका, जो इससे सर्कमफेरेंस पे एंगल बनता है उसका। ठीक है ना, तो ऐसे देखो बहुत सारे ऑप्शन बनेंगे, ये देखो ये बनाते जाओ ऐसे। तो हम लोग एक प्रूव कर देते हैं। ठीक है, बेस यही होना चाहिए ये आर्क। ठीक है, तो मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा कि हमें दिखाना क्या है। ठीक, तो इसको हमें प्रूव करना है। तो लिख देते हैं टू प्रूव दैट, इसका नाम हो गया पी एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू टाइम एंगल ए पी बी। ये हमें प्रूव करना है और इसको थोड़ा छोटा करते हैं क्योंकि अभी तो आपको समझ में आ गया होगा क्या बनाना है हमें। ए ओ
बी इज इक्वल टू एंगल 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। और यहाँ पे भी वही है, टू प्रूव एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ए सी बी। ठीक है, कंडीशन यही है कि जो ये वाला एंगल होना चाहिए ये सेंटर पे बन रहा है किससे, इस आर्क से, और जो ये वाला एंगल बन रहा है वो सर्कम जो आपका सर्कल है उसके सर्कल के सर्कमफेरेंस पे कोई भी पॉइंट आप ले लो, ठीक है, उससे उस पे बन रहा है। यहाँ पे भी देखो वही है, आर्क आपका यही है और इसी आर्क से ये एंगल वो बन रहा है सर्कमफेरेंस पे और ये सेंटर पे बन रहा है। ठीक है ना, तो ये ध्यान देना है। दोनों सिचुएशन मैंने अलग अलग करके दिखाई है, उसके पीछे रीजन है क्योंकि आप देख मैंने पहले ही बोल दिया था कि ये सर्किल है और इससे सेंटर पे ये एंगल तो बन रहा है, लेकिन सर्कमफेरेंस पे एंगल बनने के कई सारे चांस हो सकते हैं। देखो तो उसमें से जो मोस्ट कॉमन है दो सिचुएशन जो बनते हैं वो मैंने ली है। ठीक है, एक जो डायमीटर के अंदर है, एक डायमीटर के बाहर है, तो ये हमें प्रूफ करना है। ठीक, तो पहले इस वाले ये वाला जो सिचुएशन है, इस वाले सिचुएशन में हम प्रूफ करेंगे। देखो इस वाले सिचुएशन में प्रूफ करने की कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसमें देखो हमने क्या किया है कि वी हैव एक्सटेंडेड CO टू अप टू AM। ठीक है, तो हमने CM कर दिया, C से M तक एक लाइन खींच दी है, ए लाइन ड्रॉन फ्रॉम C टू M। ठीक, हमने एक एक्सटीरियर एंगल का एक प्रॉपर्टी हमने सीखा है कि अगर ये ट्राइंगल है और ये इसका एक्सटीरियर एंगल है, तो अगर ये एंगल अल्फा है ये एंगल बीटा है, तो इन दोनों का सम अल्फा बीटा आ जाएगा। तो ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना इन दो एंगल का, ये देखो ट्रायंगल है, ट्रायंगल कौन सा हो गया, OAC। तो गौर से देखना है कि ट्रायंगल ये हो गया C और ऐसे हुआ OA, तो इनका जो एक्सटीरियर है ये है। ठीक है ना, कौन सा एंगल, AOM। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOM इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OAC प्लस एंगल OCA। ठीक है ना, लेकिन यहीं पर ध्यान देना और एक बात कि OC इज इक्वल टू OA होगा। क्या है ये, रेडियस। ठीक है, सर्कल का रेडियस है OC और OA। ये ठीक है ना, तो अगर ये OC और OA इक्वल होंगे तो इनके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं वो भी इक्वल होंगे। तो मैं बहुत ही आसानी से समझाने के लिए इसको सपोज कर ले रहा हूँ कि ये थीटा है और ये भी थीटा है। तो एंगल AOM इज इक्वल टू ए भी थीटा, तो कितना हो गया, 2 थीटा। तो देखो हमें एक मिल गया कि एंगल AOM कितना आया, 2 थीटा, और हमने देखो ये थीटा इतना लिया है और ये भी थीटा है। अब इसको सपोज कर लो, सिमिलरली देखोगे तो ये जो एंगल है और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। तो आपको मालूम है, यहाँ लिखो OC इज इक्वल टू OB, किसमें, इन ट्रायंगल OBC। तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OCB इज इक्वल टू एंगल OBC। इसको लेट कर लो अपने सहूलियत के लिए, मान लो ये अल्फा है। ठीक, तो एक्सटीरियर
एंगल ऑफ ट्राइंगल ओ सी बी क्या है, एंगल एम ओ बी इक्वल क्या हो जाएगा, एंगल ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी, और दोनों अल्फा है तो अल्फा अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, एंगल एम ओ बी। तो हमें ये दोनों मिल गए, तो एंगल ए ओ एम हो गया 2 थीटा, एंगल एम ओ बी बोलो या एंगल बी ओ एम बोलो, तो ये हो गया 2 अल्फा। दोनों को जोड़ दो, तो एंगल ए ओ एम प्लस एंगल बी ओ एम इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस 2 अल्फा इज इक्वल टू 2 थीटा प्लस अल्फा। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ए ओ बी। ठीक है, देखो एंगल ए ओ एम, एंगल ए ओ एम ये हुआ और एंगल बी ओ एम ये हुआ, इन दोनों को जोड़ोगे तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा। ठीक है, एंगल ए ओ एम एंड एंगल बी ओ एम दोनों को जोड़ोगे तो एंगल ए ओ बी हो जाएगा। ठीक है, 2 थीटा प्लस अल्फा, और देखो इसे 2 कर सकते हो, और थीटा प्लस अल्फा, देखो ये अल्फा है ये थीटा है, तो थीटा प्लस अल्फा एक्चुअली है क्या, एंगल, आप बोल सकते हो कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू है एंगल ए सी बी, इसको बोल सकते हैं 2 एंगल ए सी बी। यही तो हमें प्रूफ करना था। ये एंगल क्या है, एंगल सबटेंडेड बाय आर्क ए बी एट सेंटर and angle ACB is angle subtended by arc AB at circumference। ठीक ना, तो देखोगे इस वाले डायग्राम को लेके हमने प्रूफ कर दिया, अब हमें दूसरा वाला लेके प्रूफ करना है। ठीक है, ये वाली लाइन जो हम ड्रा कर रहे हैं ये दूसरा वाला एंगल लेके प्रूफ प्रॉपर्टी करना यूज है। करने के लिए, ताकि हम इसका यूज कर सकें, इसलिए एक एक्स्ट्रा हमें एक लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। ठीक है, तभी देखो इसमें जो हमने, ये हमारा हो गया सेंटर हो, ये हो गई आर्क ए बी। ठीक है, माइनर आर्क ए बी, ये हमारा ये एंगल है जो सेंटर पे इस आर्क से बन रहा है, एंड ये एंगल है आपका सर्कमफेरेंस पे। ये जो हमने एक्सटेंड किया है सी ए, ये हमें एक्सटेंड इसलिए किया ताकि हम इसको प्रूव कर सकें, ये ठीक है, दिखा सकें कि जो आर्क ए बी है इससे जो सेंटर पे एंगल बनता है वो जस्ट डबल होता है इसी आर्क द्वारा जो है सर्कमफेरेंस में जो एंगल बनती है। ठीक है, एंड एंगल सबटेंडेड बाय द आर्क एट सेंटर इज ट्वाइस द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क एट द सर्कमफेरेंस। टू प्रूव दिस we have drawn a line from C to E which passes through center O। ठीक है, तो करते हैं फिर। अब देखो इसमें एक ध्यान देना है, थोड़ा गौर से देखना पड़ेगा, ये घुमा सकते कि नहीं, जाना तो घुमाने जरूरत नहीं है। एंगल ए ओ ई देखो, कौन सा एंगल देखना है, एक बार मैं हाईलाइट करता हूँ, तो देखो ये देखना है, सॉरी ठीक, ये एंगल देखो ये किसका एक्सटीरियर है, ये एंगल, तो देखोगे ये एंगल एक्सटीरियर है क्योंकि ये कौन सा ट्रायंगल बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, तो एक्चुअली ये इसी ट्रायंगल ओ ए सी का एक्सटीरियर है। ठीक है, और चलो तो हम लिख सकते हैं एक्सटीरियर एंगल
AOE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल OAC, यानी ये जो एंगल है, सॉरी ये एंगल ये हो जाएगा किसके इक्वल, इन दोनों के सम। मैं अपनी तरफ से समझाने का बेहतर प्रयास कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा एंगल OAC प्लस एंगल OCA, ठीक है। और आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, इन ट्रायंगल OAC देखो, एक्चुअली देखो ट्रायंगल हमारी जो OAC ऐसे ही है, मैं बना के दिखा देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो एंगल है ये है, और ये दोनों के सम के इक्वल होगा, यहाँ ये O हो गया, ये C हो गया, ये A हो गया, ठीक। गौर से देखना तो आपको दिखेगा कि OC इज इक्वल टू OA है। क्या है ये रेडियस है सर्किल का, ठीक। तो रेडियस इक्वल होता है, तो आप बोल सकते हो कि OC और OA इक्वल होते हैं, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे, अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो इनको मान लेते हैं। क्या हो जाएगा ये अपोजिट एंगल, यहाँ पे ये थीटा हो गया, ये भी थीटा हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, दोनों का सम थीटा प्लस थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इस वाले एंगल को मैंने थीटा ले लिया, ये भी थीटा ले लिया, तो ये आपका हो गया 2 थीटा, ठीक है ना। अब एक ये तो हो गया, अब देखो कौन सा एक एक्सटीरियर एंगल और बन रहा है। देखो OB इज इक्वल टू OC है, ठीक है। अब हम जो दूसरा एक्सटीरियर एंगल लेने वाले हैं वो लेने वाले हैं EOB। नाउ एक्सटीरियर एंगल EOB, अब देखो इसका भी डायग्राम में बना देता हूं, EOB है ना। तो हम ये एंगल EOB एक्सटीरियर हो गया, किसका किसका सम होगा, ये इन दोनों एंगल का सम होगा, ये C हो गया। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये एंगल OBC प्लस एंगल OCB, ठीक है ना। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने पहले दिखा दिया है आप लोगों को कि OB OC इक्वल है, तो यानी OB और OC इक्वल है, क्यों, क्योंकि ये रेडियस है किसके, सर्किल के। ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे। तो मान लो इन्हें क्या लेट कर लेते हैं, ये बीटा है और ये कितना है, बीटा है। तो इसको लिख सकते हैं बीटा प्लस बीटा, तो एंगल EOB इक्वल टू हो जाएगा 2 बीटा, ओके। तो हम यहाँ इसको रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं कि देखना गौर से, तो ये एंगल इतना वाला जो पार्ट है ये बीटा हो गया, और यहाँ पे इतना वाला जो पार्ट है, सॉरी इसको नहीं लेना है, पूरा उड़ जाएगा ये, तो इसको ऐसे ही उड़ाते हैं। ये वाला एंगल भी बीटा हो जाएगा। और ये 2 थीटा हुआ, तो अगर इसको पूरा लोगे
तो ये वाला एंगल कितना आ गया हमारा 2 बीटा। ठीक है, अब एक चीज ध्यान देना है, अब हमें निकालना है कि एंगल AOB, एंगल AOB, एंगल AOB को क्या लिख सकते हैं, ये हो गया हमारा एंगल EOB माइनस एंगल EOA। एंगल EOB यही देखो यहाँ पे लिखा है, और एंगल EOA कहाँ है, या एंगल AOE। तो एंगल EOA ये है, कितना है 2 थीटा। तो ये हो जाएगा 2 बीटा माइनस 2 थीटा, एंगल AOB इज इक्वल टू हो गया 2 बीटा माइनस थीटा। ठीक है, अब जरा गौर से देखना, बीटा कितना है, बीटा को हम बोल सकते हैं एंगल OCB, और थीटा कितना है, एंगल OCA। ये आएगा क्या, एंगल ACB। तो हो गया प्रूफ, एंगल AOB इज इक्वल टू 2 टाइम एंगल ACB। ठीक है, यही सब प्रूफ करना था हमको, तो समझ में आ गया होगा। देखो अब एक बार मैं इसको ऐसे भी समझा देता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ थोड़ा ये, इसलिए मैंने सिंबल लिया है ताकि आप लोगों को समझ में आए। देखो पहले ध्यान देना है कि ये जो होगा ये एक्सटीरियर एंगल होगा किन दोनों का, इसका, इस एंगल का और इस एंगल का। देखोगे इस एंगल में आओगे, ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, ये और सेंटर है, और ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, तो इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो हमने क्या ले लिया कि ये जो एंगल 2 थीटा है, तो इसका मतलब सम है किसका किसका, इन दोनों का सम हुआ, तो ये भी थीटा हो जाएगा, ये भी थीटा, थीटा लेने से क्या हो रहा है, हमारा प्रूव करना आसान हो जा रहा है। ठीक है ना, तो ध्यान देना, तो ये रेडियस हुआ, ये भी रेडियस हुआ, देखो OA रेडियस है, OC रेडियस है, और इस ट्रायंगल में देखोगे तो इस ट्रायंगल का ये एंगल एक्सटीरियर है। ठीक है ना, ये एक्सटीरियर हो जाएगा, ये एक्सटीरियर हो गया इस ट्रायंगल का, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, इन दोनों एंगल का सम हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, ये भी रेडियस, इस ट्रायंगल हो गया, तो इनके अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, तो हमने इसको थीटा लिया, तो ये भी थीटा हो गया, तो दोनों को जोड़ेंगे 2 थीटा होगा, तो 2 थीटा इसके इक्वल हो जाएगा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, ये जो है ये अब इसको लेंगे, ये किसका एक्सटीरियर है, ये एक्सटीरियर किसका होगा, इस ट्रायंगल का, इस ट्रायंगल का ये एक्सटीरियर एंगल होगा, तो एक्सटीरियर होगा तो किसका सम होगा, इस एंगल का प्लस इस एंगल का सम होगा। ठीक है, अब यहाँ पे भी देखो ये साइड और ये साइड रेडियस है, ये दोनों एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, तो मान लो ये एंगल कितना हो गया आपका, इसको बीटा ले लिया, ये भी बीटा हो गया, तो ये पूरा एंगल कितना हो जाएगा, 2 बीटा हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये वाला, तो ये बताओ जब इतना एंगल, ये पूरा एंगल 2 बीटा है, उसमें से ये 2 थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, 2 बीटा माइनस थीटा। और यहाँ देखो ये पूरा एंगल बीटा है और इतना थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा, बीटा माइनस थीटा। तो ऐसे भी दिख रहा है कि इसका ये बीटा माइनस थीटा हुआ और ये 2 बीटा माइनस थीटा हुआ, तो डबल हो गया ना। ठीक है, तो ऐसे आप प्रूफ कर सकते हो। ठीक है।